किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यदि आपके पास में एक बड़ा गोल है लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए सही स्ट्रेटेजी अगर आपके पास में नहीं है तो यकीन मानिए आप कभी भी उस गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं। बेटा हर साल नीट एग्जाम में 15 लाख बच्चे अपीयर करते हैं और उन 15 लाख बच्चों में से बेटा मुश्किल से 2% बच्चे नीट क्वालिफाई कर पाते हैं। रिमेनिंग 98% बच्चों को या तो रिपीट करना पड़ता है या फिर अपना फील्ड ही चेंज करना पड़ता है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे उन 1 to 2% बच्चों वाली कैटेगरी में ला सकते हैं और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप अपनी नीट रैंक AIR 1000 लाने में कैपेबल हैं तो 1000 से उसको 100 तक कैसे ला सकते हैं। अगर आप AIR 100 लाने में कैपेबल हैं तो AIR 100 से AIR 10 तक कैसे आ सकते हैं। अगर आप AIR 10 लाने में कैपेबल हैं तो AIR 1 तक कैसे पहुंच सकते हैं। और यकीन मानिए AIR 1 का मतलब बेटा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। Hi, I am Guru Gaurav Gupta, a tutor, mentor, motivational speaker and botany faculty of Big Brain PMT Coaching, कोटा। बेटा आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बायो वाले पोर्शन में 350 प्लस मार्क्स कैसे लाए जाए आउट ऑफ 380। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेटा जो नीट का पेपर होता है या जो PMT पेपर होता है उसमें 50% वेटेज बायो का होता है, 25% वेटेज फिजिक्स का, 25% वेटेज केमिस्ट्री का, यानी कि 90 क्वेश्चन बायो से, 45 क्वेश्चन फिजिक्स से, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। अब बेटा जो बायो के 90 क्वेश्चन है उसमें मेनली 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं, एक होता है बॉटनी वाला पोर्शन, एक होता है जूलॉजी वाला पोर्शन। लेकिन ध्यान रखना बेटा इन दोनों का वेटेज इक्वल नहीं होता है। बॉटनी वाले पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं कंपेयर टू जूलॉजी। अगर हम प्रीवियस 7 इयर्स के पेपर को अगर कंपेयर करें बेटा तो हमको ये देखने को मिलता है कि अप्रोक्स 55 to 60 क्वेश्चन 55 to 60 क्वेश्चन बॉटनी वाले पोर्शन से आते हैं, रिमेनिंग 30 to 35 क्वेश्चंस जूलॉजी वाले पोर्शन से आते हैं। मतलब कि बॉटनी का वेटेज ज्यादा होता है जूलॉजी के कंपेयर में। अब इन 60 क्वेश्चंस के अंदर बेटा अपने को एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है कि वो 60 क्वेश्चंस कहाँ से आपको पूछे जाते हैं। तो डीपली एनालाइज करने के बाद में ये बात पता चलती है कि आउट ऑफ 60 क्वेश्चन बेटा 58 to 59 क्वेश्चन से डायरेक्टली NCERT से आपको पूछे जाते हैं। चाहे आप वो NCERT की थ्योरी हो, NCERT के डायग्राम हो, NCERT के साइंटिस्ट नेम हो, NCERT के ईयर ऑफ डिस्कवरी हो या फिर NCERT की समरी हो, इन पांचों में से ही वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है। सेम पैटर्न बेटा जूलॉजी के लिए होता है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 26 to 27 क्वेश्चन बेटा डायरेक्टली NCERT से ही पूछे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, दोनों ही पोर्शन में बेटा हमको NCERT पे अच्छे से फोकस करना है, बशर्ते बॉटनी वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है कंपेयर टू जूलॉजी। इतनी बात समझ में आई। और बेटा NCERT आपके लिए उतनी ही प्योर और उतनी ही रिलीजियस है जितनी गीता, बाइबल और कुरान। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो NCERT को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना होगा। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा बॉटनी में किन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता है, किन चैप्टर्स का वेटेज कम होता है। सेम वैसे ही जूलॉजी में किन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता है, किन चैप्टर्स का वेटेज कम होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जिनका वेटेज ज्यादा होता है हमें उन चैप्टर्स पे अच्छे से फोकस करना है, जिनका वेटेज कम होता है उन पे थोड़ा कम फोकस करना है। तो चलो अब हम एक टेबुलर फॉर्म में कंपेयर करते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ईच एंड एवरेज पर ईयर कितने क्वेश्चन उस चैप्टर से आ रहे हैं। क्लियर। चलो बेटा यहाँ पर अपन 2013 से लेकर के 2019 तक के पेपर को एनालाइज करेंगे कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस अपने को पूछे गए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जिस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है वो उसको सबसे फर्स्ट में रखा गया है और उसके अकॉर्डिंग फिर कम 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 और लास्ट में सबसे कम। क्लियर। तो बात करेंगे सबसे ज्यादा वेटेज या सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा किससे पूछे गए हैं, तो वो कौन सा है, जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के अंदर बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक तीनों चैप्टर्स को मिलाकर के हम लोग बात करेंगे तो 2013 से 19 तक टोटल 165 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस सबसे ज्यादा हैं, चाहे वो बॉटनी का पोर्शन हो चाहे वो जूलॉजी वाला हो। तो अगर हम एवरेज अगर क्वेश्चन निकालेंगे बेटा तो 17 क्वेश्चन पर ईयर, 17 क्वेश्चन पर ईयर किससे पूछे जा रहे हैं, अपने जेनेटिक्स वाले पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। सेकंड बात करेंगे हम लोग इकोलॉजी के बारे में, ये भी 12th का चैप्टर है बेटा, ये भी 12th का चैप्टर है। अगर हम लोग इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे बेटा तो इकोलॉजी से 13 to 19 तक 101 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर ईच एंड एवरेज हम लोग निकाले बेटा तो 10 क्वेश्चन पर ईयर, मतलब कि अगर इन दोनों चैप्टर का टोटल करें तो 27 क्वेश्चंस, समझ रहे हो, 27 क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ इन दो बॉटनी के चैप्टर से ही पूछे जा रहे हैं। थर्ड चलेंगे बेटा प्लांट फिजियो के पास में, तो प्लांट फिजियो अपना 11th का चैप्टर रहेगा। तो 11th के चैप्टर में प्लांट फिजियो में 77 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं 13 से 19 तक। अगर एवरेज निकालेंगे तो 8 क्वेश्चन पर ईयर अपने पास में निकल करके आता है, यानी कि प्लांट फिजियो के उन 5 चैप्टर से लगभग 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करूंगा प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में, तो लगभग 74 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। एवरेज निकालूंगा बेटा 7 क्वेश्चन पर ईयर आपके पास में निकल के आएगा। नेक्स्ट बात करूंगा सेल बायो के बारे में। अब सेल बायो में आपका डिवीजन, सेल ऑर्गेनेली एंड बायो मॉलिक्यूल, इन तीनों को मिलाकर के सेल बायो यूनिट की बात करेंगे तो बेटा इसमें आए बेटा 65 क्वेश्चंस, एवरेज वही 7 पर ईयर निकल के आएगा। लाइफ साइकिल ऑफ एनजीओ के बारे में बात करेंगे तो लाइफ साइकिल ऑफ एनजीओ में बेटा 51 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपका एवरेज निकल के आता है। अब देखिए स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 जो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा वो 6 के 6 चैप्टर बॉटनी से रिलेटेड है। इसमें इनमें एक भी जूलॉजी का चैप्टर नहीं है। जूलॉजी का चैप्टर का फर्स्ट आता है 7th नंबर पे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो जूलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से पूछे गए हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और टोटल 49 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। एवरेज निकल के आ रहा है 5 क्वेश्चन पर ईयर। क्लियर। लास्ट बात करूंगा प्लांट मोर्फो के बारे में। मोर्फो से 36 क्वेश्चन अपने पास में पूछे गए हैं, एवरेज आ रहा है 4 क्वेश्चन पर ईयर। तो अगर हम लोग इन क्वेश्चंस का टोटल करें बेटा तो 63 क्वेश्चंस तो बेटा इन 8 यूनिट से निकल करके आ रहे हैं आउट ऑफ 90। तो हमको हमारी स्ट्रेटेजी इन्हीं के अकॉर्डिंग सेट करनी है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको उन पर्टिकुलर चैप्टर को वेटेज देना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें उनकी एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो ये तो बात हुई बेटा अपनी वेटेज के बारे में कि किस चैप्टर को अपनों कितना वेटेज देना है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। हर कोई आपको ये बोलेगा बेटा कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ें ताकि लंबे टाइम तक आपको एनसीईआरटी याद रहे, उसके एग्जाम्पल्स याद रहे, उसके डायग्राम से याद रहे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप लोगों को एटलीस्ट 2000 लोगों को मेरे चैनल पे जोड़ना होगा। जब तक 2K सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तब तक मैं वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो कुछ उम्मीद मैं आप लोगों से भी करता हूं। क्लियर। थैंक यू।